सर, दिल्ली धमाकों के केंद्र में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, क्या ये माना जाए कि वो आतंक का अड्डा है? वहीं से डॉक्टरों की शक्ल में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। अंजू जी, सही निष्कर्ष। संदिग्धता नहीं, अब करीब करीब ये प्रमाणित हो चुका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी दौद जिला फरीदाबाद मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर चरमपंथियों का एक लॉन्च पैड बन चुका था। अब इसके पीछे अगर आप जाएं तो आपको चौंकाने वाले ऐसे तथ्य मिलेंगे, किस तरीके से एक अपराधियों को एक मौका मिला यूनिवर्सिटी चलाने का। अपराधियों को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर मध्य प्रदेश में इंदौर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बाबा साहब की जन्मस्थली, वहां से दो भाई निकलते हैं, जवाद और फवाद। इनके पिताजी वहां पर 20 साल से ज्यादा तक शहर काजी थे, तो उनकी काफी अच्छी पैठ थी, पकड़ थी माइनॉरिटी कम्युनिटी में। वहां पे इन भाइयों ने चिट फंड की एक स्कीम चलाई अपनी ही बिरादरी में, और लगभग 25 करोड़ रुपए जब उगा लिए, ये कहा कि पैसा दूना कर देंगे। दूना तो करके दुनिया में नहीं कर सकता है। इन्होंने जब दूना करने का आश्वासन दिया और 25 करोड़ उगा लिए, और इनके पीछे लोग पड़े, उसमें डिफेंस पेंशनर्स भी थे, क्योंकि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर में बड़ी संख्या में हमारे सैनिक भाई वहां पर रहते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई ये दोनों भाई लेकर के भाग गए। जवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, अहिल्याबाई इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, जामिया में पहुंच गया, यूनिवर्सिटी में दिल्ली में, वहां लेक्चरर बन गया। लेक्चर बनने के बाद उसने सोचा कि भाई लेक्चररी में हमको क्या मिल जाएगा, तो इसके सपने बड़े थे। 25 करोड़ की लूट वहां पे कर ली, और यहां आकर के अब आप देखें, फरीदाबाद दौज एक जगह है, वहां पर इसने 25-30 एकड़ जमीन खरीदी। माना कि तब सस्ती हुई, लेकिन ऐसी सस्ती भी नहीं रही होगी कि 25-30 एकड़ ये जमीन खरीद लें। अब इन्होंने 3-4 कमरों में 3-4 स्ट्रीम इंजीनियरिंग के शुरू कर दिया। 3-4 स्ट्रीम इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और जहां जिसका दुनिया में कहीं कोई दाखला ना हो, वो इनके इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको दाखला मिल जाता था। इन्होंने एन केन प्रकारेण एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से मान्यता भी और एफिलिएशन भी ले लिया, मान्यता भी ले ली। तो अब इनका धीरे 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 प्रोग्रेशन शुरू हुआ, और ये खूब घुमा करते थे मिडिल ईस्ट। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इनके आय के स्रोत से उससे कहीं ज्यादा खर्चा इनका हो रहा था। अब अगर आप इसके ऊपर आए कि आखिर इनके खर्चे और इन्होंने कहां कहां से निवेश किया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि निवेश अगर आप देखें कि दोहा और कतर से, कि 2 महिला डॉक्टर्स यहां की जो थी, वो भी ढाका मेडिकल कॉलेज गई थी, कश्मीर, ढाका, और वहां से आकर के फिर ये अल फलाह में आ गए। अल फलाह में आने के बाद डिजिटल वैलेट्स जो इस्तांबुल और दोहा के थे, और जिनके सारे लिंक जैश ए मोहम्मद से निकल के आ रहे हैं, वो घूम फिर के आ जाते हैं अल फलाह में। अब अल फलाह की ये जो साहब थे, ये 2000 में केपी सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इनकी एफआईआर कराई। इनको 3 साल की सजा हुई, 3 साल ये हजरत तिहाड़ जेल में रहे। अब ये कैसे चांसलर बन गए, इन्होंने कैसी मान्यताएं प्राप्त कर ली। मेडिकल कॉलेज इन्होंने 2019 में शुरू कर दिया, उनके पहला बैच पास आउट होने वाला है। अब जिस तरीके की तालीम और जिस तरीके की यहाँ पे कुटिल बुद्धि और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां प्रकाश में आई हैं, यहां तक कि आपको मालूम होगा कि एक डॉक्टर निसारुल हसन, जिसको पिछले वर्ष नवंबर में अनुच्छेद 311 में बर्खास्त किया गया था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, वो भी यहां मौजूद। डॉक्टर शाहिना शाहिदा, जो कि पकड़ी गई, जो कि महिला विंग की सदर हैं जमात उल मोमिना की, वो भी यहीं से लिंक्ड हैं। उनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में AK-47 और कारतूस हैं। यानी कि वहां पर किसी तरह का कोई था नहीं। पहले इन्होंने एक वाइस चांसलर रखा एक्स फौजी को, जाहिर है उन्होंने कुछ आपत्तियां की होंगी तो उनको निकाल दिया, और अब कोई वाइस चांसलर है, उसकी हम टिप्पणी न करें। लेकिन जो गतिविधियां आपत्तिजनक हो रही इनकी प्रयोगशालाओं से, और जहां जहां से भी ये बताते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल और भंडारण आसपास एमोनियम नाइट्रेट का हो रहा था, जाहिर है कि कवर फायर और सपोर्ट सिस्टम अल फलाह यूनिवर्सिटी का 100% जरूर रहा होगा, इसकी संभावना है। इन्वेस्टिगेटर्स इसको जांच कर रहे हैं, और मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रमोटर्स का इनकी पैदाइश है 15 नवंबर 1964 जवाद की, यानी कल
इन हजरत का जन्मदिन है और जामिया में अपने महल नुमा कोठी में ये माल मुफ्त ले बेरहम को लेकर के अपना जन्मदिन मनाने वाले थे। ये किसी को नहीं पता इन्होंने कि 3 साल तिहाड़ में चक्की पीस करके बाहर आए हैं। अगर ये मालूम होता तो कौन इनके यहां दाखिला लेता। अब आप आ जाइए, पूरा ताना बाना मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपने सिर्फ एक नमूना देखा। आपने गबन किया मऊ में 25 करोड़, यहां 30 एकड़ जमीन खरीदी। एमडीयू यूनिवर्सिटी से आपने मान्यता एन केन प्रकार प्राप्त कर ली। जो मान्यता आपकी डिग्री की होती है मेडिकल एजुकेशन की, वो आपने प्राप्त कर ली। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एक भी मान्यता पूरी नहीं है, आपने भी उसको एन केन प्रकार प्राप्त कर ली है। मेरे ये परामर्श होगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को करें सील, इनकी सारी मान्यताएं करें निरस्त। इनके आपराधिक इतिहास में जितनी बार ये बाहर गए हैं और जो वैलेट्स मैंने आपको बताए हैं उसके आधार पर इन्होंने क्या क्या किया है। अब जो मृतक डॉक्टर उमर है वो भी अल फलाह से लिंक्ड है, शाहिदा वो भी अल फलाह से लिंक्ड है, जो मैंने आपको बताया निसार उल हसन ये भी अल फलाह से ये है। दिखाई ये पड़ रहा है कि ये इन डॉक्टरों को बहुत सस्ते में एक रिक्रूटर जाता था और इस तरीके के अवांछनीय तत्वों को 40 और 45 हजार में ला करके इनको रख लेता था। कालांतर में क्या हुआ अंजू जी की यहां पर ये लॉन्च पैड तो हुआ ही और कट्टरपंथियों का अड्डा बन गया। ये जो मोमिना थी आपकी, मोमिना समझ रहे हैं कि जो साबित कदम होते हैं और जो दीनी बातों के अलावा कुछ करते नहीं है, उन्होंने महिलाओं से यह कहा कि नहीं तुम हिजाब पहना करो, बुर्का पहना करो, और जो उस तरीके की कट्टरपंथी जो आदतें होती हैं उसके ये प्रमोट करने वाले ये यूनिवर्सिटी हो गई। कालांतर में अगर आप देखिएगा कि अल फलाह, अच्छा एमोनियम नाइट्रेट लाने वाला भी अल फलाह से जुड़ा हुआ और भंडारण एमोनियम नाइट्रेट का वो भी अल फलाह से जुड़ा हुआ। तो सारा ताना बाना ये था कि अगर यहां पर इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही थी, मैं ये जानना चाहूंगा, हरियाणा पुलिस तो बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट व्यवसायिक दक्ष पुलिस मानी जाती है, उन्होंने ऐसी भयावह चूकें क्यों की कि चरमपंथियों को ये बताया जाता है। अब ये चीज आपके गौर करने की है, तब जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में इनको सारी मान्यताएं अंजू जी मिली, वो इसलिए मिल गई कि सरकार ने इनको पूरी मदद की। ये आप देख लीजिएगा कि तत्कालीन सरकार कौन थी और कौन लोग थे, लेकिन जो परिस्थितियां बाटला हाउस में बनी वही परिस्थितियां आज अल फलाह यूनिवर्सिटी में बन रही हैं। जिस तरीके के इन चरमपंथियों को प्रमोट बाटला हाउस में प्रमोट किया गया, आपके सामने तो पूरे भारत का लॉन्च पैड अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहा था। कश्मीर से लिंक निकल के आया, हरियाणा में लिंक निकल के आया, एनसीआर में लिंक निकल करके आया, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का लिंक निकल के आया, और अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन घंटों की है, दिनों की नहीं है। और इसके अलावा आपका अहमदाबाद का जो रीसिन नाम के जहर का, अब इसकी भी जांच हो रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं, क्या उनके केमिकल्स निकाल करके स्मगल करके एमोनियम नाइट्रेट के आईईडी में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसकी प्रबल संभावना है। अब ये किसी भी पत्रकार को आप अगर जाना चाहें तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक पत्रकार मरीज बन करके गई, उसने ये तो देखा कि वहां पर पैसा नहीं लिया जाता है, जो डायग्नोसिस होती है, जो चेकिंग होती है, एक्सरे की भी पैसा नहीं लिया गया। उस तो खैर मुखौटा बनाना ही पड़ेगा। जो दवा खरीदी उसके पैसे लिए गए, उसके पैसे पूरे लिए गए, लेकिन जो मुखौटा बनाया, ये चिकित्सा निशुल्क होती है, तो ये मुखौटा तो एक ऐसा था कि लोगों में गुडविल जनरेट करने के लिए, और गुडविल जनरेट करने के लिए, लेकिन वहां पत्रकारों को अनुमति न देना, वहां पर अस्पताल में केवल बेसिक खांसी, नजला, जुकाम और बुखार, केवल इसी का इलाज होता है। अगर आप कोई बहुत गंभीर बीमारी के साथ जाएंगी तो वहां पर इसका इलाज नहीं होगा।